वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर स्टोइकियोमेट्री पढ़ रहे थे और उसी लास्ट क्वेश्चन से फर्दर आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और हम टोटली आज वर्कआउट करना चाहते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस के ऊपर। सी द क्वेश्चन हियर, 100 ml 0.2 मोलर H2SO4 था हमारे पास और उसको 100 ml 0.1 मोलर NaOH में डाला गया है। तो मैं सबसे पहले रिएक्शन देखता हूँ कि क्या होगी। H2SO4 NaOH के साथ रिएक्शन करता है, ये हमें देता है सोडियम सल्फेट प्लस H2। रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गिवन क्या है मुझे, 100 मिलीलीटर 0.2 मोलर, ये गिवन है 100 मिलीलीटर 0.1 मोलर। आप इसके मिलीमोल्स कैलकुलेट करें कि आपने कितने मिलीमोल डाला है H2SO4 और कितने मिलीमोल डाला है NaOH। आइदर यू कैलकुलेट मास और यू कैलकुलेट मोल और यू कैलकुलेट मिलीमोल। तो ये मिलीमोल निकालना मेरे लिए बहुत आसान रहता है। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जो होते हैं 1, 2, 1, 1, वो हमें मोल्स या मिलीमोल्स का आइडिया देते हैं। लाइक जैसे मैं यूँ बोल सकता था कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है, या इसका 1 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल से रिएक्शन करता है। सो मिलीमोल कैसे निकालना था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर समझाया था पीछे कि मोलैरिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मिलीमोल्स होते हैं। तो ये हमारे हो गए 20 मिलीमोल और ये हमारे हो गए 10 मिलीमोल। रिएक्शन क्लियरली सजेस्ट करती है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है, मतलब इसका 1 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल से रिएक्शन करेगा, मतलब इसके 20 मिलीमोल इसके 10 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे। आपको 10 ही गिवन है। आप ये देख सकते हैं कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट रहने वाला है। कैसे? इसके 2 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करते हैं, इसके 2 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे, इसके 10 मिलीमोल इसके 5 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे, सिर्फ 5 मिलीमोल से। तो ये 20 मिलीमोल दे रखा है, इसका मतलब ये एक्सेस में है। प्रोडक्ट ये डिसाइड करेगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये बचेगा। कितना बचेगा? 15 मिलीमोल H2SO4 बचेगा। 15 मिलीमोल H2SO4 विल लेफ्ट अनरिएक्टेड, उसकी कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्ट में मुझे 2 चीजें मिलने वाली हैं। H2SO4 बचेगा फाइनली रिएक्शन होने के बाद, और Na2SO4 भी बचेगा फाइनली रिएक्शन होने के बाद, वाटर को छोड़ो। सो अगर मैं निकालना चाहूं मोलैरिटी ऑफ H2SO4, तो फिर कल वाला फॉर्मूला याद कर लो। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स या मिलीमोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर या मिलीलीटर। 2 बोल रहा हूं, अगर ये मिली नहीं लगाते तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर हो जाएगा, और यहां मिली लगा रहा हूं यहां मिली लगा रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो मतलब नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब आप देख लीजिए H2SO4 के कितने मिलीमोल्स बचे हैं, 15, और वॉल्यूम मिलीलीटर में कितना हो गया, 200। कैसे 200? 100 ये था, 100 ये था, तो टोटल वॉल्यूम जो बना वो आपका 200 मिलीलीटर बन गया। सो 15/200 ये हमारे पास होगा मोलैरिटी ऑफ H2SO4। और आपसे पूछा है मोलैरिटी ऑफ H आयंस इन द सॉल्यूशन, तो एक H2SO4 2 H आयंस रिलीज करता है, मतलब 1 मोल H2SO4 2 मोल H आयंस रिलीज करेगा। मतलब जो मोलैरिटी H2SO4 की होगी, H आयंस की मोलैरिटी उससे दुगनी होगी। सो अगर आपको मोलैरिटी ऑफ H आयंस रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है, सो यू गो विद दिस वन। ये मैंने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30/20 पूरा सोल्व कर लेना इसको। सो ये आपके पास मोलैरिटी ऑफ H आयंस हो जाएगा, ये आपके पास मोलैरिटी ऑफ H2SO4 था। अगर वहीं वो आपसे सोडियम सल्फेट की मोलैरिटी पूछ लेता तो आप चेक कीजिएगा सोडियम सल्फेट के कितने मिलीमोल बने।
इसका 2 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल को जनरेट करता है, इसके 2 मोल इसके 1 मोल को जनरेट करते हैं, इसके 2 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल को जनरेट करेगा, तो इसके 10 मिलीमोल जो आपने डाले थे वो यहाँ 5 मिलीमोल्स Na2SO4 को जनरेट करेंगे। मतलब 5 मिलीमोल Na2SO4 यहाँ बनने वाला है। तो अगर मैं मोलैरिटी ऑफ सोडियम सल्फेट यहाँ पे देखना चाहूँ, Na2SO4 की मोलैरिटी अगर मैं यहाँ देखना चाहूँ, तो 5 नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर 200। ये मेरे पास जो 5/200 होगा, ये होगा मोलैरिटी ऑफ Na2SO4, मोलैरिटी ऑफ Na2SO4। अगर वो पूछ ले कि सोडियम आयंस की मोलैरिटी बताओ, तो आप देख सकते हो Na2SO4 में 2 मोल सोडियम होते हैं, तो जो मोलैरिटी आपने Na2SO4 की रिपोर्ट की है उसकी ट्वाइस मोलैरिटी आप सोडियम आयंस की रिपोर्ट करेंगे। इसी क्वेश्चन पे एक छोटा सा चेंज करता हूं। अब की बार 0.2 नॉर्मल H2SO4 गिवन है और 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH डाला गया है। सो रिएक्शन तो वही रहेगी। देखो रिएक्शन में तो कोई फर्क नहीं होने वाला। H2SO4 2 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और Na2SO4 प्लस वाटर बना देगा। इसको देखता हूं। अब अभी क्या करना है, अब मिलीमोल वाली कहानी नहीं है, अब एक और कहानी समझिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला याद कीजिए, सॉल्यूशन का टॉपिक पे पढ़ा है हम लोगों ने। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बजाय ग्राम इक्विवेलेंट भी कह सकता हूं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता था। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते थे, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता था ये। और इक्विवेलेंट मास क्या होता था, मोलर मास इक्विवेलेंट मास, वो होता था मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। हर बार एक नई चीज अजीब आ जाती है। एन फैक्टर क्या होता था, कितने आयोनाइजेबल H हैं एसिड के पास, या कितने आयोनाइजेबल OH हैं बेस के पास, वो उसका एन फैक्टर होता था। जैसे NaOH का बोलते मोलर मास 40, एक OH को छोड़ सकता है तो 40/1 यानी कि 40, जो मोलर मास वही इक्विवेलेंट मास। बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 2 OH आयंस को छोड़ सकता है तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देते। H2SO4 2 H आयंस को छोड़ सकता है तो मोलर मास को 2 से डिवाइड कर देते, तो उसका इक्विवेलेंट मास बनता था। बहुत जल्दी आपको एक्सक्लूसिव इक्विवेलेंट मास समझाएंगे, अभी बहुत लिमिटेड पड़ा हुआ है, बट वेरी सून आपको इक्विवेलेंट मास बताया जाएगा। बट अभी फिलहाल आप फोकस करें नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले पे जो सॉल्यूशन के अंदर बता के आया हूँ आपको, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं इसको, इस फॉर्मूले को मिली से ही मल्टीप्लाई कर दूं और मिली से ही डिवाइड कर दूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10⁻³ ऊपर, 10⁻³ नीचे, सेम बात है। यानी कि ये बन गया नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का एक तरीका रहता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बना मिली इक्विवेलेंट्स निकालने का। इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट को बिल्कुल क्लियरली समझें। इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट जो बोलते हैं, वो सिंपली इक्विवेलेंट मास ऑफ द बॉडी इन ग्राम होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मैटर का इक्विवेलेंट मास जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो वो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। जैसे H2SO4 का मोलर मास था 98, उसका एन फैक्टर था 2, हमने डिवाइड किया 49 ग्राम बन गया। ये इक्विवेलेंट मास जो ग्राम में एक्सप्रेस कर रहा हूं, यही मास 1 ग्राम इक्विवेलेंट, या खाली बोलता हूं 1 इक्विवेलेंट के बराबर है। अब अगली बात को समझिए, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या था, 1 2 1 1। मैं ऐसे बोलता था कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है। अगर इक्विवेलेंट की सेंस में बोलूं
तो मैं ये बोल सकता हूं इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है। क्या बोल रहा हूं मैं ये? जब भी इक्विवेलेंट की सेंस में आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को डिफाइन करें, आपको नंबर ऑफ मोल्स से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर एक रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है A+2B gives 3C, तो आप बोलिएगा ये बात कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है और इसका 3 मोल देता है। लेकिन अगर आप मोल की सेंस में ना बोल के इक्विवेलेंट की सेंस में बोलना चाहें, तो आप सिर्फ यही बोलिएगा कि इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है और इसका एक इक्विवेलेंट प्रोडक्ट देता है। किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जब आपस में कंबाइन और प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, रिएक्टेंट्स जब आपस में कंबाइन होते हैं और प्रोडक्ट्स जब आपस में उनसे रिलेटेड फॉर्म होते हैं, तो हमेशा एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट से ही रिएक्शन करता है और एक इक्विवेलेंट प्रोडक्ट ही देता है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, इसका भी एक इक्विवेलेंट बनाएगा और इसका भी एक इक्विवेलेंट बनाएगा। इसका एक मिली इक्विवेलेंट इसके एक मिली इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेगा, इसका एक मिली इक्विवेलेंट बनाएगा। तो चलिए, मुझे नॉर्मेलिटी दे रखी थी H2SO4 की और वॉल्यूम दे रखा था 0.2 नॉर्मल 100 ml दे रखा था। तो मैंने पता कर लिया कि 20 मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 हैं यहां पे। सिमिलरली NaOH मुझे 100 ml दे रखा था, 0.1 नॉर्मल दे रखा था, तो मैं कह सकता हूं कि यहां 10 मिली इक्विवेलेंट्स हैं। तो इसके 10 मिली इक्विवेलेंट इसके 10 मिली इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन करेंगे। अब मत सोचिएगा कि 2 मोल 1 से करता है तो 10 मिली इक्विवेलेंट 5 मिली इक्विवेलेंट से करेंगे, गलत हो जाएगा। इक्विवेलेंट की सेंस में जब भी आप स्टोइकियोमेट्री कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, हमेशा रिएक्टेंट का एक इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्टेंट के एक ही इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है। इसके 10 मिली इक्विवेलेंट इसके 10 मिली इक्विवेलेंट से ही रिएक्शन करेंगे, इसके 10 मिली इक्विवेलेंट ही पैदा करेंगे। तो ये 10 मिली इक्विवेलेंट बच गया। 10 मिली इक्विवेलेंट H2SO4 लेफ्ट अनरिएक्टेड। तो इसकी नॉर्मेलिटी अगर मुझे निकालनी है तो मैं नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला फिर याद रख रहा हूं, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स 10, वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सॉल्यूशन का 200, तो 10/200 ये हमारे पास आ जाएगी नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 इन दिस सॉल्यूशन। फिर मुझसे वो मोलैरिटी भी पूछ रहा है यहाँ पे H2SO4 की, तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी जो होती है वो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होती है। n फैक्टर मीन्स कितने आयोनाइजेबल H हैं या बेस है तो OH है, तो आप n को यानी कि नॉर्मेलिटी को n फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। जो आपने कैलकुलेट किया है नॉर्मेलिटी उसको n फैक्टर से डिवाइड कीजिए, n फैक्टर यहाँ पे 2 है, तो वो आपके पास बनेगी मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी पता है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो वो नॉर्मेलिटी बन जाएगी। नॉर्मेलिटी पता है, n फैक्टर से डिवाइड कर दो तो वो आपके पास मोलैरिटी बन जाएगी। फिर वैसा ही एक क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सिंग किया गया है और एल्युमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उनकी मोलैरिटी पूछी गई है। तो हम लोग एक बार रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस। अब रिएक्शन में ये बन रहा है AlCl3 प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। इसको बैलेंस कर लीजिए सबसे पहले तो, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल एंड ये आपका फिर 3 मोल। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स पे फोकस करें। 3 मोल बेरियम क्लोराइड 1 मोल एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करेगा, 2 मोल एल्युमिनियम क्लोराइड और 3 मोल बेरियम सल्फेट देगा। आपको क्या गिवन है? आपको गिवन है 50 ml 0.5 मोलर
बैरियम क्लोराइड, इसके मिलीमोल्स निकाल लीजिए, 7.5 मिलीमोल आपको बैरियम क्लोराइड गिवन है। एल्यूमिनियम सल्फेट आपको दिया है 0.2 मोलर 100 ml, तो मतलब ये हो गया आपका 20 मिलीमोल। अब आपको बोल रहा है वो इनकी प्रोडक्शन बताओ कि कितनी मोलैरिटी होगी। मोलैरिटी बोल रहा है तो, पर चलो अमाउंट भी पता कर सकते हैं, मोल्स भी पता कर सकते हैं और मोलैरिटी भी पता कर सकते हैं। सी कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो ये देखिए 7.5 मिलीमोल ये, 20 मिलीमोल ये। मुझे एक एक्सरसाइज तो ये करनी होगी ये जानने के लिए कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करता है, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसके 20 मोल इसके 60 मोल से रिएक्शन करेंगे। मतलब इसके 20 मिलीमोल इसके 60 मिलीमोल से रिएक्शन करेंगे। आपको सिर्फ 7.5 मिलीमोल गिवन है, मतलब ये आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्योंकि 20 को 60 चाहिए थे, दिया सिर्फ 7.5 आपको, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। इसका 3 मोल इसका 2 मोल बनाता है। अच्छा पहले उसको देखो, इसका 3 मोल उसका 3 मोल बनाता है, तो इसके 3 मिलीमोल इसके 3 मिलीमोल को बनाएगा, मतलब इसका 7.5 मिलीमोल इसके 7.5 मिलीमोल को बनाएगा। ये लो, कुछ नहीं करना, यहीं पता चल गया। इसका 3 मोल इसके 2 मोल को बनाता है, तो इसके 3 मिलीमोल इसके 2 मिलीमोल को बनाएंगे। इसके 7.5 मिलीमोल इसके 2/3 × 7.5, आप इसको सोल्व करें, 5 मिलीमोल बनाएगा। मतलब आपको पता चल गया कि AlCl3 तो बनेगा 5 मिलीमोल, बैरियम सल्फेट मिलेगा 7.5 मिलीमोल, और एल्यूमिनियम सल्फेट आप ध्यान दें वो बच जाएगा अनरिएक्टेड, फालतू है वो पड़ा हुआ होगा वहां पे। सो कितना पड़ा हुआ होगा वो वहां पे, देखो इसका 3 मोल 1 मोल से रिएक्शन करता है, इसका 3 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसका 3 मिलीमोल इसके 1 मिलीमोल से रिएक्शन करेगा, तो इसका 7.5 मिलीमोल 1/3 × 7.5 मतलब 2.5 मिलीमोल से रिएक्शन करेगा। मतलब 2.5 मिलीमोल इसका सिर्फ खत्म होने वाला है, तो बचने कितने वाला है? 17.5 मिलीमोल। 17.5 मिलीमोल आपको एल्यूमिनियम सल्फेट यहां पे मिलेगा अनरिएक्टेड। चलिए मोलैरिटी मुझसे पूछ रहा है AlCl3 की, तो मोलैरिटी के फॉर्मूले पे आ जाता हूं। नंबर ऑफ मिलीमोल्स 5 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, 50 + 100 150। ये लो, ये आपका हो गया मोलैरिटी किसका? AlCl3 का। अब बैरियम सल्फेट का निकालना है, तो बैरियम सल्फेट के नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ये लो, ये बैरियम सल्फेट की मोलैरिटी होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट की निकालनी है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट के मिलीमोल 17.5 पड़े हैं 150 के अंदर। ये लो, ये मोलैरिटी ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। और ये तो है ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। कहानी फिनिश, कहानी फिनिश। हमें इमीडिएटली पता चल गया एल्यूमिनियम सल्फेट की क्या मोलैरिटी है, बैरियम सल्फेट की क्या मोलैरिटी है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की क्या मोलैरिटी होगी इन दिस पर्टिकुलर मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर यहीं इस क्वेश्चन के अंदर वो मोलैरिटी की बजाय नॉर्मेलिटी कहता, और यहां भी मोलैरिटी की बजाय वो नॉर्मेलिटी कह देता, ये लो 0.15 नॉर्मल एंड 0.15 नॉर्मल, और यहां पे भी वो बोलता कि नहीं आपको नॉर्मेलिटी ही निकालनी है, फाइंड नॉर्मेलिटी, और यहां भी बोलता फाइंड नॉर्मेलिटी, तो क्या करते? सी। तो हम यहां पे नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते, ये हो जाता 7.5 मिली इक्विवेलेंट, ये हो जाता 20 मिली इक्विवेलेंट्स।
अब मुझे कुछ बैलेंसिंग नहीं करनी थी, मुझे पता था इसका एक इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट से रिएक्शन करता है, मुझे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की तरफ देखना ही नहीं था। इसका 7.5 इसके 7.5 से रिएक्शन करेगा, इसका भी 7.5 देगा, इसका भी 7.5 देगा, इसके 7.5 से रिएक्शन करेगा तो 12.5 मिली इक्विवेलेंट ये बच जाएगा। सी अगेन लिमिटिंग यही है, कम है, इसका 7.5 इसके 7.5 से रिएक्शन करेगा, 12.5 बच जाएगा, ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ये भी 7.5 मिली इक्विवेलेंट बनेगा और ये भी 7.5 मिली इक्विवेलेंट बनेगा। 7.5 नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये नॉर्मेलिटी होगी AlCl3 की, यही नॉर्मेलिटी होगी बेरियम सल्फेट की, और इसकी निकालनी है तो थोड़ा अलग चलें, 12.5/150 ये नॉर्मेलिटी होगी एल्यूमिनियम सल्फेट की। अब मोलैरिटी निकालनी हो तो इनकी n फैक्टर से इनकी नॉर्मेलिटी को डिवाइड कर देना। n फैक्टर क्या होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 6 होता है। कैसे पता चला मुझे इन n फैक्टर्स का? यू हैव टू वेट फॉर ए लेक्चर हेयर फॉर इक्विवेलेंट मास इन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। सो उस इक्विवेलेंट मास में आपको कंप्लीटली बताया जाएगा कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का n फैक्टर किस तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो आई होप ये कुछ स्टोइकियोमेट्री ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत आगे तक चलेगी हमारे सामने, बट फॉर द टाइम बिंग क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर तक ये मैक्सिमम लेवल तक हमने पढ़ ली जो हमें अभी प्रेजेंट में फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिक्वायर्ड रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर एक नए टॉपिक के साथ एंड मोस्ट प्रोबेबली इक्विवेलेंट मास को हम लोग देखेंगे, तो उस इक्विवेलेंट मास को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। गुड बाय।